हेलो स्टूडेंट्स, आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के कुछ क्वेश्चंस को देख लिया था। मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो के अंदर कि मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आपके पास में आऊँगा और उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके पास में आज फिर से यहाँ पे जुड़ रहा हूँ। तो आज हम कुछ और बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट वीडियो में जो अपने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके आगे का फर्दर, ठीक है, उसका क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास में, प्रतीप बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बनाना है आपको। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो डायग्राम अपन बनाते हैं। इसके अंदर डायग्राम को आप दो तरीके से बना सकते हैं। इसके अंदर जो एक तरीका, पहला तरीका है, जो आसान तरीका है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। पहला तरीका ये अपने पास में कि हम लोग इसके प्रतीप बीजांड के डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे बीच के अंदर हमारे पास में जो रहेगा वो रहता है आपके पास में 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश, और इस प्रकार से अपने पास में एक प्रतीप बीजांड रहता है। ठीक है, अब मैं इसका नामकरण करता हूं क्योंकि नामांकित चित्र बनाना है। ये हमारा यहाँ पे टास्क है, ये हमारा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, तो चित्र के बारे में ही हम बातचीत करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज हमारे पास में पहला नाम जो आ रहा है ये आपके पास में होता है इसके अंदर, वो है बीजांड व्रंत। तो इसको अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? बीजांड व्रंत। अंग्रेजी भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, ये एक दागेनुमा संरचना है जो आपके पास में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, सेकंड थिंग पे बात करते हैं अपन लोग। बीजांड व्रंत जो दिख रहा है आपको, ये रहा हमारे पास में बीजांड व्रंत जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये बीजांड व्रंत है। ये बीजांड व्रंत बीजांड के भाग से जहां से जुड़ा हुआ है, ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इस बिंदु या इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास में? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। तो इसका नाम हो गया अपने पास में क्या? हाइलम। यानी बीजांड व्रंत यहां से, ये देखो, ये बीजांड व्रंत यहाँ पे बीजांड के शरीर से जुड़ा हुआ है पूरा। तो जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे, जिस क्षेत्र पे जुड़ता है उसको अपन क्या नाम देते हैं? हाइलम नाम देते हैं। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट पे आगे बात करते हैं इसके अंदर और नाम की। तो संपूर्ण बीजांड जो है उसको जो घेरे हुए होता है वो होता है आपके पास में कौन? अध्यावरण। ठीक है, इंटैग्यूमेंट होता है अध्यावरण। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर आपके पास में सामान्यतः दो अध्यावरण वाला बीजांड पाया जाता है। ठीक है, एक बाह्य अध्यावरण और एक आंतरिक अध्यावरण। अंग्रेजी में बोलते हैं आउटर इंटैग्यूमेंट और इनर इंटैग्यूमेंट। तो ये अपने पास में इंटैग्यूमेंट्स आ रहे हैं अपने पास में, तो इनको मैं नाम दे रहा हूं। ये मेरे पास में आ गया इंटैग्यूमेंट। इंटैग्यूमेंट को अपन हिंदी भाषा में कहते हैं आपके पास में क्या? अध्यावरण। अध्यावरण अपने पास में दो रहते हैं क्योंकि आवर्तबीजी पादपों में द्वि अध्यावरणीय बीजांड पाया जाता है। तो एक हो गया बाह्य अध्यावरण, एक हो जाएगा अपने पास में कौन सा? आंतरिक अध्यावरण। राइट, ये आपके पास में आ जाएगा। फिर संपूर्ण बीजांड को घेरे हुए आपके पास में अध्यावरण, सिवाय एक क्षेत्र को छोड़ करके, और वो क्षेत्र ये रहा आपके पास में। ये जो छिद्रनुमा भाग दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपके पास में जो है अध्यावरण नहीं पाया जा रहा है। ये एक छिद्रनुमा भाग है, इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? ये है हमारे पास में बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये वो चित्र है जहां पे अध्यावरण नहीं मिल रहा है। ये वो चित्र है जहां से पराग नलिका अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में क्या करती है? प्रवेश करती है। राइट, अब बीजांड द्वार का ठीक विपरीत जो भाग दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला भाग जो आपके नजर आ रहा है, ये कहलाता है आपके पास में क्या? निभाग। निभाग यानी कि चैलेजा। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? चैलेजा, निभाग। ठीक है, जो आपके पास में बीजांड द्वार के ठीक क्या होता है? आपके पास में विपरीत भाग रहता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये जो भाग आपको नजर आ रहा है, इस जगह पर यहाँ पे बहुत सारी सेल्स आपके पास में भरी हुई पड़ी रहती है। ये जो भाग आ रहा है यहाँ पे इस जगह पर, तो ये भाग आपके पास में कहलाया जाएगा, वो है बीजांड काय का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाया जाएगा आपके पास में? बीजांड काय। तो इसको अपन लोग कहते हैं बीजांड काय। बीजांड काय को अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं न्यूसेलस। बीजांड काय बीजांड के एकदम केंद्रीय भाग में रहता है, एकदम सेंटर भाग में रहता है आपके पास में बीजांड काय। और बीजांड काय की सेल्स होती है वो पैरेनकाइमेटस होती है, यानी मृदुतकीय कोशिकाएं होती है। ऑलराइट, और मृदुतकीय कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए अभी फटाफट से, जल्दी से, कि मृदुतकीय कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, ताकि आप लोगों को पता रहे। ऑलराइट, अब जो बीजांड काय है, देखिए, जब आपके पास में बीजांड, सबसे पहले जैसे बीजांड बना है,
ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास में यहाँ जो ये केंद्र में आपको संरचना दिख रही है, ये वाली, ये जो केंद्र में संरचना दिख रही है, ये है मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये है आपके पास में क्या, मादा युग्मकोद्भिद दिख रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट। ये प्रारंभ से नहीं होता है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं होता है। कहने का मतलब है पहले जब सबसे पहले बीजांड बन रहा है ना, तो यहाँ पे पूरी जगह पर, यहाँ पूरी जगह पर बीजांड काय ही होता है, पूरा कंप्लीट बीजांड काय ही होता है। फिर बीजांड काय की सेल से आपके पास में इसका निर्माण होता है, जिसको अपन कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद, या आपके पास में क्या कहेंगे, भ्रूणकोश, जो 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना होती है। ठीक है, तो वो कैसे निर्माण होता है वो आज के वीडियो में अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे प्रारंभ में सारा बीजांड काय ही पाया जाता है कंप्लीटली यहाँ पे। फिर इससे डेवलप होना स्टार्ट होता है, वो डेवलपमेंट कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो अपने पास में आ रहा है इधर की तरफ, यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ सेंटर में, इधर अपने पास में जो सेंटर में रहेगा, यहाँ पे ये बीजांड काय जो अपने पास में यहाँ पे बीजांड काय के एकदम बीचों बीच जो बाद में संरचना बनेगी, उसका नाम अपने पास में क्या रहेगा, यहाँ पे मादा युग्मकोद्भिद, जो कि होता है 7 कोशिकीय 8 केंद्र की आपके पास में संरचना। तो इसको अपन कहते हैं यहाँ पे क्या, भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश, या अपन क्या कह सकते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कह सकते हैं। समझ गए मेरी बात, क्या बोल सकते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, जिसमें 7 कोशिका 8 केंद्रक होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि यहाँ पे मेरे पास में 3 कोशिकाएं जो रहेगी वो निभाग के छोर की तरफ होती है, और 3 कोशिकाओं का समूह जो होता है वो यहाँ आपके पास में बीजांड द्वारीय क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, ये जो निभाग की तरफ की 3 कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, और जो बीजांड द्वार की तरफ वाली कोशिका है, ये जो कोशिका है वो कहलाती है अंड कोशिका, और ये जो 2 कोशिकाएं हैं वो कहलाती है आपके पास में कौन सी, सहायक कोशिका, यानी कि सिनर्जिड सेल। और सेंटर में आपके पास में होती है वो है आपके पास में कौन सी, केंद्रकीय कोशिका, यानी सेंट्रल सेल। और ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब ये कहूंगा निभाग की तरफ, ज्यादा सही कहना क्या है, निभाग की ओर। तो निभाग की ओर जो पाई जाती है इसको बोलते हैं अपन प्रतिमुखी सेल्स। ठीक है, और सेंट्रल सेल के अंदर आपके पास में यहाँ मिलते हैं 2 ध्रुवीय केंद्रक। तो ये वो संरचना है जो आपके पास में बीजांड के यहाँ पे बीच में इस जगह पर आपके पास में बनती है या पाई जाती है। ठीक है, ये आपके पास में है 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश, और इसे ही हम मादा युग्मकोद्भिद कह सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बीजांड के भाग के बारे में इंफॉर्मेशन थी अपने पास में, जिसमें अपन ने कहा कि एक धागेनुमा भाग है जो बीजांड वृंत आ गया, क्योंकि चित्र बनाना था अपने पास में, यही क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे। तो ये बीजांड वृंत आपके पास में आ गया। ठीक है, धागेनुमा भाग। फिर आपके पास में बीजांड वृंत जिस जगह से जुड़ा हुआ है वो पॉइंट आपके पास में कौन हो गया, हाइलम हो गया, यानी कि ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है ये हाइलम आ गया आपके पास में। उसके अलावा संपूर्ण बीजांड को जो घेर के रखा हुआ है वो आपके पास में कौन है, आपके पास में अध्यावरण है, और अध्यावरण जिस जगह पर नहीं मिल रहा है वो कौन है आपके पास में, बीजांड द्वार है। ठीक है, यहाँ से पराग नलिका अधिकांश आवृतबीजी पादपों में प्रवेश करती है निषेचन के समय पर, और ये आपके पास में जो बीजांड द्वार का ठीक विपरीत है वो कौन है आपके पास में, निभाग है। ठीक है, और सेंटर में आपके पास में जो पेरेनकाइमा सेल्स यानी मर्दूतक के कोशिकाओं से बड़ा रहेगा वो आपके पास में कौन होगा, बीजांड काय होगा। अब आप एनाट्रोपस ओव्यूल को इस प्रकार से, जैसे एनसीईआरटी किताब देखेंगे तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे जनरली ऐसा होता है आपके पास में। ठीक है, किताब के अनुसार मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो इस प्रकार से आपके पास में बन सकता है, ये अपने पास में आ रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से अपने पास में यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल ऐसे भी बना सकते हैं आप इसके अंदर। अब यहाँ पे वही सेम चीज, ये आ गया अपने पास में कौन, बीजांड वृंत, ये आ गया अपने पास में कौन, हाइलम, ये आ गया हमारे पास में इधर की तरफ कौन आ रहा है आपके पास में, ये अध्यावरण आ रहे हैं। ठीक है, ये इंटेग्यूमेंट हो गया यानी कि अध्यावरण आ जाएगा। फिर ये वाला हिस्सा कौन हो गया आपके पास में, निभाग। ठीक है, ये वाला कौन हो जाएगा अपने पास में, बीजांड द्वार, और यहाँ पे आपके पास में कौन भरा रहेगा, यहाँ पे ये बीजांड काय की सेल्स, और ये सेंटर में आपके पास में कौन आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, भ्रूणकोश। ठीक है, ये पूरा आपके पास में भ्रूणकोश रहेगा जिसमें 7 कोशिकीय 8 केंद्र के। तो अब इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं और उस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ है आपके पास में। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो आ रहा है इस जगह पे, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी बीज में अंतर लिखिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। मैं दो प्रकार के बीज आपके पास में यहाँ पे बना के बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक सीड ये रहा, ठीक है, ये बीज है। तो बीज के अंदर ये वाला हिस्सा सपोज कर लीजिए आपके पास में जो आ रहा है वो बीजावरण है, और ये वाला हिस्सा सपोज कर लीजिए आपके पास में क्या है, भ्रूण है। ठीक है, और एक ये बीज है मेरे पास में, ठीक है, और ये इसका भ्रूण है, यानी ये इसका बीजावरण है और ये इसका भ्रूण है। ठीक है, अब दोनों बीज में भेद देखिएगा। दोनों बीज में क्या हो रहा है कि ये जो बीज है उसमें मान लीजिए यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे ही काल्पनिक रूप से बना रहा हूँ ये चित्र आपके पास में। ठीक है, ये जो है मेरे पास में वो यहाँ पे क्या पड़ा है, भ्रूणपोष। क्या पड़ा है, भ्रूणपोष। ध्यान है ना, भ्रूणपोष। अगर जिसको भ्रूणपोष नहीं पता है वो मेरा लास्ट वीडियो जाकर के देखे, वहां पे भ्रूणपोष के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये भ्रूणपोष है, जबकि इसके अंदर भ्रूणपोष नहीं है, इसके अंदर भ्रूणपोष नहीं है। तो ऐसा बीज या बीज की परिपक्व अवस्था में यदि भ्रूणपोष नहीं है, यदि भ्रूणपोष नहीं है बीज के अंदर, ठीक है, तो ऐसा बीज क्या कहलाएगा आपके पास में, अभ्रूणपोषी बीज, यानी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर है मेरी बात, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे इसको, अभ्रूणपोषी बीज कहलाएगा ये आपके पास में। ऐसा बीज जिसकी परिपक्व अवस्था में भ्रूणपोष नहीं है वो बीज क्या कहलाता है, अभ्रूणपोषी बीज कहलाता है। तो इसका भ्रूणपोष कहां गया, अर्थात इसका सारा भ्रूणपोष जिसने घटक लिया, जिसने खा लिया, वो कौन है आपके पास में, भ्रूण। भ्रूण ने क्या किया है आपके पास में, सारा का सारा भ्रूणपोष को कंज्यूम कर लिया है। इसलिए अपन ऐसा बोलते हैं कि परिपक्व बीज के अंदर भ्रूणपोष नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो भ्रूणपोष जब नहीं है यहाँ पे तो ऐसा बीज क्या हो गया आपके पास में, अभ्रूणपोषी बीज हो गया। तो भ्रूण ने क्या कर लिया, यहाँ पे सारा भ्रूणपोष खा लिया है। क्लियर है मेरी बात। और इसमें क्या हुआ आपके पास में, इस वाले बीज में जो भ्रूणपोषी बीज है इसके अंदर क्या होता है आपके पास में कि जब परिपक्व बीज बनता है तो उसके अंदर भ्रूणपोष प्रेजेंट है, यानी उपस्थित है। अर्थात जितना भ्रूणपोष बना था उस सारे भ्रूणपोष को भ्रूण ने कंज्यूम नहीं किया, भ्रूण ने उसका उपभोग पूर्ण रूप से नहीं किया। खाया तो है उसने, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं खाया है, इसलिए बीज के अंदर क्या हो गया, भ्रूणपोष पड़ा हुआ है, यानी कि एंडोस्पर्म वहां पे क्या है, शेष है, यानी पड़ा हुआ है। तो ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं होता है वो आपके पास में कहलाता है अभ्रूणपोषी बीज, और ऐसा बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष होता है वो कहलाता है आपके पास में क्या, भ्रूणपोषी बीज। समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो अब जैसा मैंने इसमें कहा कि आपके पास में भ्रूणपोष नहीं है, तो भ्रूणपोष को किसने खा लिया आपके पास में, भ्रूण ने खा लिया। ठीक है, तो अब जैसे अपन लोग खाना खाते हैं तो अपने पास में खाना है, खाना खाया गटका और कहाँ गया, अपने पास में आमाशय में चला गया, आमाशय से आगे आंत में जा रहा है। तो जैसे ही भ्रूण है, भ्रूण ने खाना खाया यहाँ पे, यानी भ्रूणपोष को उपयोग किया या भ्रूणपोष को खाया, ठीक है, तो वो भ्रूण के जिस भाग में संग्रहित हो रहा है वो है आपके पास में कौन, बीज पत्र। यानी बीज पत्र में क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका संग्रहण हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी भ्रूणपोष है, जो भी एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म कहते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर, ठीक है, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष है, ये भ्रूणपोष बीज में तो है नहीं, मतलब किसने खा लिया, भ्रूण ने खा लिया। ठीक है, और भ्रूण में कहा जाके स्टोर हो गया आपके पास में, ये आपके पास में बीज पत्र में जाके आपके पास में क्या हो गया, संग्रहित हो गया, यानी कोटिलेडन के अंदर। ठीक है, इसलिए अभ्रूणपोषी बीज वाले जो पादप है उनके जो बीज पत्र होते हैं यानी कोटिलेडन होते हैं वो मोटे होते हैं और मांसल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि सारा जो है भ्रूणपोष खा लिया है, इस वजह से उनके बीज पत्र जो है वो मोटे और मांसल बन गए हैं। ठीक है, जबकि भ्रूणपोषी बीज जो है इसके अंदर आपके पास में क्या कहानी होती है कि जो भ्रूण है, ठीक है, उसने पूर्ण रूप से तो भ्रूणपोष का उपभोग किया नहीं भैया। ठीक है, यानी पूरा रोटी खाया नहीं है यार। ठीक है, जब पूरा रोटी नहीं खाया है यहाँ पे आपके पास में इसने, तो इनके बीज पत्र जो है वो आपके पास में पतले होते हैं और झिल्लीदार होते हैं। ठीक है, जबकि इनके बीज पत्र कैसे होते हैं, मोटे होते हैं और मांसल होते हैं।
इनके बीज पत्र कैसे होते हैं, पतले होते हैं और कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं। समझ गए ना मेरी बात? ये बात आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो पहला डिफरेंस क्या था, पहला डिफरेंस ये था कि ऐसा बीज जिसकी परिपक्व अवस्था में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है वो कहला रहा है आपके पास में अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है, और ये आपके पास में ऐसा बीज जिसकी परिपक्व अवस्था के अंदर क्या होता है आपके पास में भ्रूणपोष पाया जाता है वो कहलाता है आपके पास में भ्रूणपोषी बीज, यानी एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर है ना मेरी बात? ठीक है, दूसरी बात, ये जो बीज है आपके पास में, इनके जो बीज पत्र होते हैं वो मांसल हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं आपके पास में, मोटे हो जाते हैं। और इनके जो बीज पत्र है वो पतले रहते हैं और झिल्लीदार रहते हैं। अंडरस्टैंड? फिर तीसरी बात और देख सकते हो कि अभ्रूणपोषी जो बीज है आपके पास में, अभ्रूणपोषी जो बीज है इसका एक अन्य नाम और होता है जिसको अपन कह सकते हैं नॉन एल्बुमिनस या गैर एल्बुमिनस सीड। ठीक है, और भ्रूणपोषी का एक और नाम बोल सकते हैं हम लोग, जिसको बोल सकते हैं अपन एल्बुमिनस सीड। क्या बोल सकते हैं? एल्बुमिनस सीड। तो तीनों डिफरेंस को अगर मैं शॉर्ट में फटाफट से आपको लिख करके बताऊं तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी बात यहाँ इधर लिख दे रहा हूं आपके पास में क्या, अभ्रूणपोषी, और इधर क्या लिख रहा हूं मैं आपके पास में, भ्रूणपोषी बीज। ठीक है, अब अभ्रूणपोषी जो अपने पास में आ रहा है इसके अंदर आपके पास में बताओ जरा कि भ्रूणपोष जो है वो उपस्थित होगा बीज में या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया है। ठीक है, और भ्रूणपोषी जो बीज है इसमें भ्रूणपोष उपस्थित होगा बीज के अंदर, परिपक्व बीज में बिल्कुल होगा भ्रूणपोष उपस्थित। ठीक है, अभ्रूणपोषी जो बीज है इसके जो कॉटिलेडन है यानी कि जो बीज पत्र है वो कैसे हो जाएंगे इसके आपके पास में, मोटे होते हैं और कैसे होते हैं आपके पास में, मांसल होंगे। ठीक है, और इसके जो आपके पास में जो आ रहे हैं बीज पत्र है वो आपके पास में कैसे हैं, पतले हैं और कैसे आपके पास में इसके अंदर झिल्लीदार है। ठीक है, अब वेरी नेक्स्ट थिंग क्या आ रही है इसके अंदर, इसका एक और नाम हम बोल सकते हैं गैर एल्बुमिनस। ठीक है, गैर एल्ब्यूमिनस जो है आपके पास में बीज आ जाएगा और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, एल्ब्यूमिनस बीज भी बोल सकते हैं। अब एक और चीज के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो अपने पास में आ रहा है, एग्जाम्पल्स को लेकर के बातचीत। तो अभ्रूणपोषी जो है इसके एग्जाम्पल्स में जैसे आपने लेग्यूमिनोसी फैमिली का नाम सुना है, चना है, मूंगफली है, आपके पास में मटर है, ये आ सकते हैं। डाइकोटिलेंडन्स, मोस्ट ऑफ डाइकोटिलेंडन्स इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जैसे आपके पास में कुछ लेग्यूम प्लांट हो गए अपने पास में बेटा, कुछ लेग्यूम प्लांट के अंदर आपके पास में जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में चना आ गया है। ठीक है, मूंगफली आ गई है, मटर आ गया है। ठीक है, मूंगफली आ गया आपके पास में, मटर आ गया, ये आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में मोस्ट ऑफ आपके पास में कौन आ सकता है, मोस्ट ऑफ, सारे नहीं कहूंगा, अधिकांश डाइकॉट। ठीक है, तो आपके पास में ये मोस्ट ऑफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ डाइकॉट है आपके पास में, अधिकांश आपके पास में। ठीक है, क्योंकि अपवाद है यार, बोटनी में तो हर जगह पर अपवाद निकल जाता है। ठीक है, और इधर अगर अपन बात करें तो अगर आप लोगों ने एक फैमिली का नाम सुना है पॉइसी या ग्रेमिनी फैमिली के बारे में बातचीत की है या सुना है, जो आपके पास में पॉइसी या ग्रेमिनी कुल, घास का कुल, सॉरी क्या नाम है आपके पास में, क्या कहते हैं इसको, धान, राइस फैमिली, घास का कुल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास में ग्रेमिनी फैमिली जो आ रही है जिसमें धान आ रहे हैं, जैसे कि आपके पास में आ गया चावल, आ गया आपके पास में चावल को एनसीईआरटी ने हिंदी मीडियम में धान ही लिखा जाता है, राइस लिखा जाता है आपके पास में, गेहूं आ गया आपके पास में। ठीक है, आप खुद ऑब्जर्व करके देखना, एक चना लेना और एक एक चावल का दाना लेना, चना जो है वो मोटा है और चावल का दाना जो है वो पतला आ रहा है आपके पास में, क्योंकि चना के जो बीज पत्र है आपके पास में वो मांसल है यार। ठीक है, और मोटा है, और जो इसका बीज पत्र आपके पास में वो पतला है और कैसा आपके पास में, झिल्लीदार है। अब सबसे अहम पॉइंट इसका, ठीक है, इसमें आपके पास में मोस्ट ऑफ मोनोकॉट आ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्या आ सकते हैं आपके पास में, मोनोकॉट आ सकते हैं आपके पास में, बट सारे नहीं है ना। ठीक है, अपवाद हर जगह, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ इसके बारे में। अब यहाँ पे अपवाद की मैं बात करता हूँ। ठीक है, मेरे पास में एक अपवाद स्वरूप परिस्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैस्टर की। ठीक है, कैस्टर, कैस्टर को हिंदी भाषा में कहते हैं अपन अरंडी। ठीक है, कैस्टर जो है आपके पास में ये डाइकॉट है। ठीक है, ये क्या आपके पास में क्या है, ये डाइकॉट है, यानी कि द्विबीजपत्री है। कैसा आपके पास में, द्विबीजपत्री है ये, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर आपके पास में
जो है वो कैसा बीज पाया जाता है आपके पास में? भ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। कौन सा बीज पाया जाता है? भ्रूणपोषी, यानी कि केस्टर के अंदर आपके पास में क्या है? भ्रूणपोषी बीज मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसको भी आपको समझना होगा यहाँ पे अच्छी तरीके से। एक एग्जांपल अपने पास में आ रहा है, वो है आर्किड। ठीक है, आर्किड। ठीक है, इधर क्यों लिखा मैंने आपके पास में आर्किड? क्योंकि आर्किड आपके पास में क्या है? मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट है तो हिसाब से क्या मिलना चाहिए? इसके अंदर भ्रूणपोषी बीज मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कौन सा है इसके अंदर आपके पास में? अभ्रूणपोषी बीज मिलता है। कौन सा बीज मिलता है आपके पास में? अभ्रूणपोषी। तो कैस्टर डाइकॉट है। ठीक है, कैस्टर क्या है? डाइकॉट है, उसके बावजूद भी उसमें कौन सा बीज मिल रहा है आपके पास में? भ्रूणपोषी। ठीक है, जबकि ऑर्किड क्या है आपके पास में? यहाँ पे मोनोकॉट है, तो हिसाब से उसके अंदर मिलना चाहिए भ्रूणपोषी, लेकिन मिलता कौन सा है? अभ्रूणपोषी। तो कैस्टर में कौन सा मिला? कैस्टर में मिला भ्रूणपोषी, और आर्किड में कौन सा मिला? अभ्रूणपोषी। राइट, तो ये ध्यान रखना अपने पास में, ये अपने पास में डिफरेंसेस थे एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड के अंदर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है, पार्थेनियम पादप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अभी 1 सेकंड में हो जाएगा यार स्टूडेंट, फटाफट से। पार्थेनियम पादप की कौन सी संरचना जो है वो एलर्जी पैदा करती है? पार्थेनियम पादप की कौन सी संरचना एलर्जी उत्पन्न करती है? ठीक है, तो आंसर इसका आपके पास में जो है वो है आपके पास में परागकण। कई बार पूछा हुआ है आपके पास में, राजस्थान बोर्ड ने इसको छोटे क्वेश्चन के अंदर, कि पार्थेनियम पादप की कौन सी संरचना जो है वो एलर्जी उत्पन्न कर रही है, तो आंसर क्या रहता है आपके पास में? परागकण। इसको घुमा करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको घुमा करके भी पूछ सकते हैं, पादप का नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा पादप जो है, कौन सा पादप है जिसके परागकण क्या करते हैं? एलर्जी उत्पन्न करते हैं, तो उसका आंसर क्या चला जाएगा? पार्थेनियम प्लांट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताना पार्थेनियम प्लांट का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से फटाफट से, अभी मैं वेट कर रहा हूं आपके पास में। ठीक है, तो पार्थेनियम पादप की कौन सी संरचना एलर्जी उत्पन्न करती है? आंसर क्या रहेगा आपके पास में? परागकण। ठीक है, परागकण जो होते हैं ना यहाँ पे, वो एलर्जन के समान कार्य करते हैं। एलर्जन मतलब एलर्जी कॉजिंग एजेंट। ठीक है, एलर्जी को कॉज करने वाले एजेंट जो है आपके पास में वो एलर्जन कहलाते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो परागकण एलर्जन के समान काम कर रहे हैं, इसलिए वो मनुष्य में क्या उत्पन्न कर सकते हैं? एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस लिखा हुआ है ना, हे फीवर। ठीक है, ये चीजें लिखी हुई आपके पास में, अस्थमा लिखा है, ब्रोंकाइटिस लिखा है, हे फीवर लिखा है, उसके अलावा एक और बात करो तो कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आपके पास में एलर्जेटिक डिसऑर्डर में है। ठीक है, हो सकता है आपके पास में ये। तो आंसर क्या था आपके पास में? पार्थेनियम पादप की कौन सी संरचना एलर्जी उत्पन्न कर रही है? आंसर रहेगा आपके पास में क्या? परागकण। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आरबीएसई बोर्ड इसका, आरबीएसई बोर्ड का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है यार, राजस्थान बोर्ड का आपके पास में। तो राजस्थान बोर्ड का आपके पास में बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, टैपेटम के फंक्शन लिखिए। ठीक है, कभी 1 नंबर पे पूछ लेता है साला, कभी 2 नंबर पे पूछ लेता है, समझ में ही नहीं आता यार, छोटा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बड़ा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में, टैपेटम के फंक्शन बताइए। एनसीईआरटी के अनुसार अपन लोग देखें तो इसका आपके पास में आंसर है आपके पास में वो ये है कि डेवलपिंग पोलिन ग्रेन्स जो है, यानी विकासशील परागकण जो है, उनको क्या करता है? ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा टैपेटम का आपके पास में? वो ये आपके पास में हो गया, विकासशील जो आपके पास में परागकण है, ठीक है, उनको क्या प्रदान करता है आपके पास में? पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। लास्ट वीडियो में जाकर के देखिएगा, आपके पास में जो मेंशन किया हुआ है टेपिटम, टेपिटम के अंदर जैसे अपन ने 4 लेयर पढ़ते हैं, बाहर की कौन सी होती है? एपिडर्मिस, फिर कौन सी? एंडोथीशियम, फिर कौन सी? मध्य स्तर, फिर कौन होता है? टेपिटम। टेपिटम के अंदर यहाँ पे आपके पास में सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे हम बीजाणु जनन उत्तक कहते हैं। पहले भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है इसकी यार। ठीक है, ये जो बीजाणु जनन उत्तक है आपके पास में, ये जो बीजाणु जनन उत्तक है, इसकी प्रत्येक कोशिका आपके पास में एमएमसी या पीएमसी कहलाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका कहलाती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टेपिटम अपना भोजन जो है वो कहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है? यहाँ पे लघु बीजाणु धानी गुहा में। अब ये जो बीजाणु जनन उत्तक की कोशिका है,
इससे आगे क्या होगा आपके पास में अर्धसूत्री विभाजन होकर के लघु बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु से आगे परागकण बन रहे हैं, तो वहां पे ये परागकण का विकास स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो एनसीईआरटी ऐसा लिखती है कि विकासशील परागकण को क्या कर रहा है आपके पास में पोषण प्रदान कर रहा है। आसान भाषा में ये भी लिख सकते हैं, जो बीजाणु जनन उत्तक है, दिख रहा है आपको बीजाणु जनन उत्तक ये वाला, और इसकी सेल्स जो है, ठीक है, यानी पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, इनको क्या कर रहा है आपके पास में पोषण दे रहा है। क्योंकि देखो यही तो सेल है जो आगे क्या कर रही है, पोलन ग्रेन का विकास करेगी, है ना, पता है ना ये बात, कि जैसे ये एक सेल है अपने पास में, इसको अपन ने कहा एमएमसी कहा, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, पहले फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा तो 4 पुत्री कोशिका बनेगी। तो मान लीजिए 4 पुत्री कोशिका बनी, ये 4 पुत्री कोशिकाएं आपके पास में जो है वो क्या है, लघु बीजाणु है। ये लघु बीजाणु आपके पास में चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, ये चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो गए, मान लीजिए ये चतुष्क बना दिया मैंने। अब जब ये चतुष्क से मुक्त हो रहे हैं तो आपके पास में इन्हीं को अपन क्या कह रहे हैं, परागकण कह रहे हैं। तो हुआ ना परागकण का विकास, इन्हीं से तो हो रहा है, इसलिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि विकासशील परागकण को क्या कर रहा है आपके पास में, ये पोषण प्रदान कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके पास में क्या, टेपिटम का। इसके अलावा मैं दूसरे फंक्शंस और बता रहा हूँ, ठीक है, जो थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, पर थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि अच्छे फंक्शन है इसके। तो टेपिटम के और क्या काम हो सकते हैं, एक तो हमने कह दिया पोषण प्रदान करना, ठीक है, एक तो अपने पास में हो गया पोषण प्रदान करेगा किसको, आपके पास में विकासशील परागकण को। दूसरा कार्य आपके पास में जो होता है यहाँ पे, जो टेपिटम का आ रहा है, वो आपके पास में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कैलेज। कैलेज एंजाइम का आपके पास में क्या करता है, स्त्रावण करता है। ये कैलेज एंजाइम जो है लघु बीजाणु चतुष्क को तोड़ने के लिए या विघटन करने के लिए काम आता है, जिससे चारों लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। ये कैलेज एंजाइम भी टेपिटम से ही आता है। तीसरे नंबर पे बात करूं तो आपके पास में ये स्पोरोपोलेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पोरोपोलेनिन का भी आपके पास में क्या करता है, ये स्त्रावण करता है। कौन करता है, टेपिटम ही करता है। अब इसका बड़ा प्रोसेस है यार, स्पोरोपोलिन कैसे बनता है, क्या होता है, इसके लिए बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है टेपिटम का, जो अभी मेरे ख्याल से बोर्ड के लिए आवश्यक नहीं है। इतना याद रख सकते हैं आप, स्पोरोपोलिन को रिलीज कौन कर रहा है, आपका आंसर आ जाएगा टेपिटम, दैट इज सफिशियंट, ठीक है। 4 नंबर पे आपके पास में कुछ वृद्धि हार्मोन होते हैं बेटा, आपके पास में कुछ वृद्धि हार्मोन, जैसे कि आपके पास में IAA आ गया, यानी इंडोलेस्टिक एसिड आ गया आपके पास में, इसका भी आपके पास में निर्माण था, स्त्रावण कर रहा है आपके पास में, ठीक है, कौन, टेपिटम। इसके अलावा 5 नंबर पे और बताता हूं आपको, अगला जो चीज है आपके पास में वो ये है कि ये पॉलन किट, ठीक है, पॉलन किट का भी आपके पास में क्या करता है, स्त्रावण करता है। पॉलन किट का भी स्त्रावण कर रहा है, यानी कि पॉलन किट क्या होता है, पॉलन किट तो एनसीईआरटी में दिया है यार। पॉलन किट क्या है आपके पास में, कीट द्वारा परागित होने वाले पुष्पों के परागकण के बाहर की ओर तेलीय परत का आवरण पाया जाता है, ठीक है, वापस बोलता हूं, कीट द्वारा परागित पुष्पों के परागकण के बाहर की ओर आपके पास में क्या होता है, तेलीय परत का आवरण पाया जा रहा है, जिसे पॉलन किट कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास में कीट परागण में बहुत मदद करता है, और ये येलो कलर का भी होता है, ठीक है, जहाँ कीट आकर्षित भी होते हैं इधर की तरफ। मतलब इन शॉर्ट बात करूं तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या कर रहा है आपके पास में, ये हेल्प करता है बेटा, ठीक है। उसके अलावा एक फंक्शन आप बस याद कर लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में है, जो बियॉन्ड एनसीईआरटी चला जाएगा बहुत ज्यादा, वो है आपके पास में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि पराग स्त्री केसर पारस्परिक, ठीक है, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में हेल्प करता है आपके पास में ये, ठीक है, ये इसमें मदद करेगा, कौन, टेपिटम। अब इसका भी फंक्शन बड़ा ही डिटेल में है यार, ठीक है, बट आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी फंक्शन याद रखना, अब राजस्थान बोर्ड का आराम से हो जाएगा। कंपटीशन के हिसाब से जब अपन पढ़ते हैं नीट के हिसाब से, तो हम इसका कंसेप्ट भी पूरा बताते हैं कि यार इसके अंदर ये ऐसी चीज रहेगी, राइट। तो 6 फंक्शन हो गए अपने पास में, विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करना। अगर बोर्ड के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इन 6 में से जो फंक्शन लिख करके आएंगे वो ये होगा, पोषण वाला फंक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको और एक्स्ट्रा फंक्शन बताए, कैलेज एंजाइम को रिलीज करना, वृद्धि हार्मोन इंडोलेस्टिक एसिड को रिलीज करना, या फिर आपके पास में स्पोरोपोलिन का स्त्रावण करना, ठीक है, या पॉलन किट का आपके पास में स्त्रावण करना, ठीक है, यानी पॉलन किट का निर्माण और स्त्रावण जो कर रहा है,
पराग इस तरीके से पारस्परिक क्रिया में हेल्प करना, ये एक्स्ट्रा फंक्शंस में। मेन फंक्शन जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो ये है। तो इसलिए 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास में, तो आप सबसे मेन चीज जो लिख के आएंगे वो है विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करना। ये आपका मेन जो फंक्शन रहेगा। इसके अलावा अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें स्पोरोपोलिन वाला जिक्र कर देना एक, और एक पॉलिन किट वाला जिक्र कर देना, और एक पराग स्त्रीकेसर वाला जिक्र कर देना, ठीक है। और उसके अलावा भी आपके पास में और इच्छा हो लिखने की तो ऑब्वियस सी बात है आप कैलेज एंजाइम का भी लिख सकते हो और वृद्धि हार्मोन का भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में किसके, टैपिटम के फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस का कार्य लिखिए, फिलिफॉर्म उपकरण का कार्य लिखिए। नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है फिलिफॉर्म उपकरण का कार्य लिखना है आपके पास में। अरे यार फिलिफॉर्म उपकरण बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। पहली तो बात ये है अपने पास में कि ये पाया कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो देखो फिलिफॉर्म उपकरण जो अपने पास में आ रहा है, ठीक है, पहले मैं इनका आपके पास में बताता हूँ कि उपकरण पाया कहाँ जा रहा है, कैसा होता है उपकरण, उसके बाद इसका फंक्शन बताता हूँ जो अपना क्वेश्चन है। तो फिलिफॉर्म उपकरण एक तो आपके पास में अंगुली नुमा प्रवर्ध है, ठीक है, यानी कि ये आपके पास में जो आ जाएगा वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि अंगुली नुमा प्रवर्ध है। दूसरी चीज मिल कहाँ रहा है, सहायक कोशिकाओं के तल में मिल रहा है, वो तल जो बीजांड द्वार वाले क्षेत्र की ओर है। किधर है आपके पास में, बीजांड द्वार वाले क्षेत्र की ओर है। एक्चुअल पता है कि बनता कैसे है, ये आपको मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ, पर पहले इसका लोकेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे आपके पास में कि ये आपके पास में कहाँ आ रहा है, सहायक सेल्स के आपके पास में कहाँ मिल रहा है, तल में मिल रहा है। और वो तल जो आपके पास में किस ओर है, बीजांड द्वारीय क्षेत्र की ओर वाला, ठीक है, बीजांड द्वारीय क्षेत्र की ओर वाले तल की तरफ मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका निर्माण कैसे होता है। देखो यहाँ पे आपके पास में 7 कोशिकीय 8 केंद्र के भ्रूणकोश है, ठीक है। अभी ये भ्रूणकोश आ रहा है आपके पास में, तो ये मान लो ये निभाग वाला क्षेत्र है, मैंने ऐसे माना कि ये निभाग वाला क्षेत्र है, सी इसलिए लिखा है क्योंकि चले जा यानी निभाग। तो निभाग की ओर वाली 3 कोशिका आपके पास में प्रतिमुखी कोशिका हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये अंड कोशिका आ गई, और यहाँ मेरे पास में जो आ रही है ये वाली जो सेल्स आ रही है, थोड़ी बड़ी बना रहा हूं मैं इसके अंदर, ये मेरे पास में सहायक कोशिकाएं हैं, ठीक है। और यहाँ मेरे पास में केंद्र की कोशिका के 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। तो ये जो आपको सहायक कोशिका दिख रही है, सहायक कोशिका, इसकी बाहर की भित्ति मतलब है, बाहर की भित्ति मतलब का क्या है, बाहर की जो सेल वॉल है यार, बाहर की जो भित्ति है, ठीक है। तो बाहर की जो सेल वॉल है उसमें क्या हो जाते हैं, स्थूलन हो जाते हैं, स्थूलन होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे नीचे की तरफ क्या बन जाता है आपके पास में, कुछ अंगुलिनुमा प्रवर्ध बन जाते हैं। जैसे ये भित्ति है, इस भित्ति में स्थूलन हो गए ये आपके पास में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, कुछ अंगुलिनुमा आपके पास में क्या बन जाएंगे, ऐसे प्रवर्ध बनने लग जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलिफॉर्म एपेरेटस कहते हैं, ठीक है। इसलिए फिलिफॉर्म एपेरेटस का करेक्ट लोकेशन है आपके पास में जो सहायक कोशिका है उसके तल में। और तल भी देखो कौन सा वाला तल आपके पास में, जो बीजांड द्वार की क्षेत्र वाला है। क्यों क्यों मैं बार बार बीजांड द्वार के क्षेत्र का बोलता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आपके पास में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार अपन इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास में मान लीजिए यहाँ मैंने बीजांड द्वार मान लिया और यहाँ मैंने निभाग मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बीजांड द्वार मान लिया है और यहाँ निभाग, तो निभाग की और 3 कोशिका आ गई मेरे पास में, कौन सी होगी, प्रतिमुखी कोशिका हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में ये आ गई मेरे पास में कौन सी, सहायक कोशिका, और यहाँ पे मेरे पास में जो होती है वो कौन सी, एग सेल है, यानी अंड कोशिका आ रही है, ठीक है। तो और ये जो चीज है आपके पास में यहाँ पे, ये सहायक कोशिका के यहाँ स्थूलन, तो यहाँ फिलिफॉर्म एपेरेटस। आपको मोटी बात क्या याद रखनी है कि बीजांड द्वारीय क्षेत्र की ओर होगा, ठीक है तो सहायक कोशिका के तल में ही, लेकिन कहाँ पे है, बीजांड द्वारीय क्षेत्र की ओर है। अब बीजांड द्वारीय क्षेत्र की ओर, अब तुम अगर सोच रहे हो कि सर वास्तव में कौन सा सही होता है बनाने के लिए, कि निभाग को ऊपर बनाना चाहिए, बीजांड द्वार को नीचे बनाना चाहिए, या बीजांड द्वार को ऊपर बनाना चाहिए, निभाग को नीचे बनाना चाहिए, तो वास्तविकता ये होती है कि ये वाला सही होता है, जिसमें निभाग जो होता है वो बीजांड द्वार का आधारीय भाग होता है, और बीजांड सॉरी निभाग, हाँ निभाग जो होता है वो बीजांड का आधारीय भाग होता है, ठीक है। निभाग क्या होता है, बीजांड का आधारीय भाग होता है। इसलिए अगर जैसे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ज्यादा करेक्ट आपके पास में ये वाला पोर्शन रहता है कि मान लो यहाँ मैं बीजांड द्वार वाला क्षेत्र मान रहा हूँ, यहाँ निभाग वाला क्षेत्र मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास में आ रही है 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है।
और यहाँ दो मेरे पास में बच्चों क्या आ रही है, सहायक कोशिका, और ये मेरे पास में हो गई अंड कोशिका। ठीक है, बहुत बार मैं इस डायग्राम को बना चुका हूँ। ये एग सेल है मेरे पास, यानी अंड कोशिका, ये दोनों सिनर्जिड है मेरे पास में, यानी कि आपके पास हिंदी में लिख देता हूँ भले ही, सहायक सेल है ये। ठीक है, और ये तीनों मेरे पास में कौन सी आ रही है, यहाँ पे प्रतिमुखी यानी कि एंटीपोडल सेल्स आ गई, और ये मेरे पास में सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस आ गए, ध्रुवीय केंद्रक आ गए हैं। ठीक है, अब जो फिलिफॉर्म एपेटस है वो कहाँ है आपके पास में, ये जो सहायक कोशिका दिख रही है, सहायक कोशिका की जो बाहर की भित्ति होती है, वहां से आपके पास में क्या होता है, कुछ स्थूलन बनते हैं इस तरीके से। तो इनको अपन क्या कहते हैं आपके पास में, फिलिफॉर्म एपेरेटस। क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म एपेरेटस बोलते हैं। समझ गए मेरी बात। तो ज्यादा उचित, ज्यादा सही ये वाली चीज होती है जिसमें बीजांड द्वार वाला क्षेत्र ऊपर और निभाग वाला नीचे है, क्योंकि बीजांड का आधार्य भाग हमेशा क्या कहला रहा है, एनाट्रोपस ओव्यूल के लिए बीजांड का आधार्य भाग कौन सा आपके पास में यहाँ पे, निभाग होता है। इसलिए मैंने आपके पास में निभाग का नीचे मेंशन करके भी बता दिया है। और अगर अगर आप बाई चांस ये वाला भी बनाते हैं तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, बोर्ड में गलत नहीं होगा। बस आप क्या करना कि यहाँ पे ऊपर लिख देना कि यहाँ पे आपके पास में ये निभागीय छोर है और ये कौन सा छोर है आपके पास में, बीजांड द्वारी छोर है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको फिलिफॉर्म एपेटस तो बता दिया क्या होता है, कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि अंगुली में प्रवर्ध होते हैं आपके पास में, और सहायक सेल के कहाँ रहते हैं आपके पास में, तल में रहते हैं, जो बीजांड द्वारीय क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब फिलिफॉर्म उपकरण कार्य क्या करता है, फिलिफॉर्म उपकरण आपके पास में पराग नलिका को मार्गदर्शित कर रहा है भ्रूणकोश में बीजांड द्वारीय वाले क्षेत्र की ओर से प्रवेश करने के लिए। ठीक है, भ्रूणकोश में बीजांड द्वारीय वाले क्षेत्र की ओर से प्रवेश करने के लिए मैंने क्या बोला कि एंट्री जो हो रही है पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में यानी भ्रूणकोश में, वो बीजांड द्वारीय वाले क्षेत्र से होने के लिए जो मार्गदर्शित करता है वो कौन होता है, फिलिफॉर्म एपेटस। क्यों, क्योंकि एक रसायन को रिलीज करता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, करता है रसायन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो होती है ना, वो बीजांड द्वारीय वाले क्षेत्र की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। ठीक है, क्योंकि कहानी क्या है कि हमारे पास में यहाँ पे आपके पास में मान लीजिए, फटाफट से मैं बनाता हूँ आपके पास में कि ये बीजांड है, सपोज दैट ये बीजांड है अपने पास में। तो अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में क्या होता है आपके पास में, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में पराग नलिका बीजांड में कहाँ से घुसती है आपके पास में, यहाँ पे बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से घुसती है। लेकिन कुछ ऐसे भी आवर्तबीजी पादप होते हैं जिसमें पराग नलिका निभाग वाले क्षेत्र से भी प्रवेश करती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके पास में अध्यावरण वाले क्षेत्र से भी प्रवेश करती है। तो अर्थ क्या है कहने का, कि बीजांड में पराग नलिका चाहे कोई भी मार्ग से प्रवेश कर जाए, मतलब निभाग से प्रवेश कर जाए, चाहे बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से प्रवेश कर जाए, चाहे कहां से प्रवेश कर जाए, अध्यावरण से प्रवेश कर जाए, लेकिन भ्रूणकोश में यानी मादा युग्मकोद्भिद में, ये रहा हमारे पास में भ्रूणकोश में पराग नलिका जो है वो कहां से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से प्रवेश करेगी। अब पूछा कि यार क्यों प्रवेश करेगी, तो आंसर आएगा क्योंकि यार फिलिफॉर्म एपेरेटस उधर ही है। ठीक है, कि यार फिलिफॉर्म एपेरेटस कहाँ है, अभी अभी बताया आपको मैंने, ये भ्रूणकोश है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास में ये आ रहा है, ये यहाँ पे मान लो मैंने निभाग ये बीजांड द्वार मान लिया या निभाग मान लिया, तो यहाँ फिलिफॉर्म एपेरेटस मेरे पास आ रहा है, ये फिलिफॉर्म एपेरेटस। ठीक है, वो किधर की तरफ है आपके पास में, बीजांड द्वार ये वाले क्षेत्र की ओर है ना, बीजांड द्वार वाले क्षेत्र की ओर है। तो पोलन ट्यूब जो होगी आपके पास में, वो आपके पास में बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से ऐसे इधर की तरफ एंटर करेगी। देखो, अगर पोलन ट्यूब यहाँ पे भले ही निभाग वाले क्षेत्र से भी आई है बीजांड में, तो भी भ्रूणकोश में अगर इसको प्रवेश करना है तो वो कहां से कर रही है आपके पास में, यहाँ पे बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से ही करेगी भ्रूणकोश में। अगर वो अध्यावरण वाले क्षेत्र से आई है पोलन ट्यूब, तो भी आपके पास में वो कहां से प्रवेश करेगी, यहाँ पे किधर से, भ्रूणकोश के अंदर सदैव बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से प्रवेश करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजांड द्वार वाले क्षेत्र पे आपके पास में जो है वो सहायक कोशिका मिल रही है, और सहायक कोशिका तल में फिलिफॉर्म उपकरण है। फिलिफॉर्म उपकरण आपके पास में रसायन रिलीज कर रहा है, और उस रसायन की वजह से आपके पास में क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब उधर की ओर आकर्षित हो रही है, मार्गदर्शित हो रही है, उसको पता लग रहा है कि भैया मेरे को इधर से जाना है, रास्ता ये है। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन आंसर क्या हुआ अपने पास में, एक लाइन का आंसर क्या हुआ कि फिलिफॉर्म उपकरण का कार्य क्या है आपके पास में, पराग नलिका को भ्रूणकोश में प्रवेश के लिए बीजांड द्वार वाले क्षेत्र की ओर से आकर्षित करना है। ठीक है, या गाइड करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब
टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, यानी कि मार्गदर्शित करना है पराग नलिका को कहाँ कहाँ पे आने के लिए कि भैया तुम बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से घुसो यार भ्रूणकोश के अंदर। किसके अंदर? भ्रूणकोश के अंदर। कैसे करता है? रसायन का रिलीज करता है। ये था फिलिफॉर्म एपेटस का फंक्शन और इसके बारे में बातचीत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनिषेक फलन को परिभाषित करें, इसके दो उदाहरण बताइए। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। अनिषेक फलन का मतलब है आपके पास में कि बिना निषेचन के आपके पास में क्या करना है, यहाँ पे फल का निर्माण करना है, यानी कि फल बन रहा है लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के क्या हो रहा है? फल के निर्माण की क्या आ जाएगी आपके पास में? प्रक्रिया। बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहला रही है? अनिषेक फलन कहला रही है। ऐसे फलों में बीज जो होते हैं, बताओ होते हैं या नहीं होते? बीज, सीड होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो यार, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आगे वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा यार आप लोगों को, है ना। तो बताओ इसके अंदर आपके पास में कि बिना निषेचन के फल का निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक फलन हो गई। अब आपको ये बताना है यहाँ पे कि क्या इसके अंदर आपके पास में जो फल बनेंगे उसमें बीज होंगे या नहीं होंगे, ये आप बताएंगे। एग्जाम्पल्स मैं आपके पास में बताता हूँ। एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएगा बनाना आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। पाइनएप्पल आ सकता है। उसके अलावा आपके पास में क्या आ सकता है यहाँ पे? वाइटिस। वाइटिस जानते हैं आप क्या होता है? वाइटिस, वाइटिस, वाइटिस यानी कि आपके पास में अंगूर आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। बनाना आ सकता है, पाइनएप्पल आ सकता है। ये एग्जांपल से आपके पास में बड़ा ही सिंपल से एग्जांपल है। यही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन है ये अनिषेक फलन को परिभाषित। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। अनिषेक फलन आपके पास में ये सवाल था आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। इसके अंदर स्वबंधीयता को परिभाषित कीजिए और ये कौन से परागण को बढ़ावा देता है। तो स्वबंधीयता में क्या होता है आपके पास में? कई बार ऐसी कहानी होती है बेटा कि हमारे पास में ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने परागण को एक्सप्लेन किया है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है मेरे पास में, जिसका ये आपके पास में स्त्री केसर वाला भाग आ गया और ये अपने पास में पुंकेसर वाला भाग आ गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आनुवांशिक बाधा आने की वजह से, जेनेटिक बैरियर की वजह से ऐसी घटना हो जाती है कि इस पुष्प का परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर, मतलब सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर अंकुरित नहीं हो पा रहा है। किस वजह से? आनुवांशिक बाधा के कारण, जेनेटिक बैरियर की वजह से सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित नहीं हो पा रहा है। और एक चीज और होती है इसके अंदर, एक चीज और होती है, एक और, जैसे सपोज कर लो ये आपके पास में प्लांट है, ठीक है। अब इस पे ये फ्लावर है दो, ठीक है, ये फ्लावर आ गया आपके पास में, ये आपके पास सपोज कर लो मेल फ्लावर है, ये सपोज कर लो आपके पास में कौन सा? फीमेल फ्लावर है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही पादप के जो दो पुष्प है, एक ही पादप के हैं दो पुष्प, अगर इसका परागकण इधर जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? सजातीय पुष्पीय परागण। लास्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो स्वबंधीयता के अंदर ये भी होता है कि प्लांट एक ही है, एक ही पादप है, एक ही पादप के जो दो पुष्प दिख रहे हैं आपको, दो पुष्प दिख रहे हैं, दो पुष्प आपके पास में, ये जो दो पुष्प आपके पास में दिख रहे हैं, इनका भी यानी इसका भी परागकोश से जब परागकण निकला तो वो इसकी इसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाया। ये भी देखने को मिल सकता है। दो कंडीशन बता दी, एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी एक ही पुष्प है, तो उसका परागकोश से परागकण निकला और इसकी वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाया, ठीक है। और सेम चीज, प्लांट एक है, फ्लावर दो है अपने पास में, तो इसका आपके पास में परागकोश से परागकण निकला और इसकी वर्तिकाग्र के ऊपर अंकुरित नहीं हो पाया। और रीजन क्या है? जेनेटिक बैरियर, आनुवांशिक बाधा की वजह से ऐसा हो रहा है। तो बताओ ये वाला जिसमें प्लांट एक ही था, ये प्लांट है और ये प्लांट पे फूल लगा हुआ है, और ये प्लांट इसमें दो डिफरेंट फ्लावर है, तो ये वाला जो है आपके पास में स्वयुग्मन को रोक रहा है। क्यों? क्योंकि स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है आपके पास में? जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो स्वयुग्मन है यानी ऑटोगेमी, तो वो हो नहीं रही क्योंकि इस पुष्प का परागकण इस पे अंकुरित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में? ये पादप है,
ये पादप का ये पुष्प आ गया और ये पुष्प आ गया आपके पास में, यहाँ से भी परागकण इसके ऊपर अंकुरित नहीं हो पा रहा, इसका मतलब सजातीय पुष्प परागकण को रोक रहा है, ये रोक रहा है ना ये। तो आगे क्या लिखा हुआ है, कौन से परागण को फिर बढ़ावा दे रहा है, अरे तो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है, जीनोगेमी पर निषेचन। ठीक है, तो आपके पास में जिसको बढ़ावा दे रहा है आपके पास में, ये जिसको बढ़ावा देता है वो होता है आपके पास में क्रॉस पॉलिनेशन, स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण, जिसको हम लिख रहे हैं आपके पास में कौन सा, जीनोगेमी को बढ़ावा दे रहा है। जीनोगेमी में क्या होता है जरा बताइएगा। जीनोगेमी में दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, लास्ट वीडियो में बता रखा है, दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं जीनोगेमी के अंदर। ये आपके पास में एक प्लांट था, 1 मिनट में वापस बता देता हूं आपको। ये एक प्लांट है और ये आपके पास में दूसरा प्लांट है। यहाँ पे एक फ्लावर आ गया, यहाँ पे एक फ्लावर आ गया, सपोज दैट ये फीमेल फ्लावर है, सपोज दैट ये मेल फ्लावर है, यहाँ से परागकण यहाँ पे जा रहा है, यानी पादप चेंज हो गया, फूल भी चेंज हो गया। तो ये कौन था आपके पास में, जीनोगेमी था। यानी एक पादप के पुष्प से, एक पादप के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर अन्य पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच रहे हैं, तो वो क्या होता है आपके पास में, जीनोगेमी होता है। समझ गए ना। अब यहां पे क्या हो गया था, स्वबंधीयता के अंदर ये वाली चीज नहीं हो पा रही, ये वाली चीज नहीं हो पा रही, यानी स्वयुग्मन नहीं हो रहा, गिटेनोगेमी भी नहीं हो रहा। कुछ केसेस में गिटेनोगेमी हो सकता है, पर वो बहुत हायर लेवल की बात है, वो अपन कभी और डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है यहाँ पे ये जो चीज आ रही है आपके पास में, ये जीनोगेमिक होती है, ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि परागकण जाएगा कहाँ यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे भी अंकुरित नहीं हो रहा, तो वो क्या कर लेगा, प्लांट को चेंज कर लेगा, और प्लांट को चेंज करते क्या हो जाएगा, जीनोगेमी हो जाएगी, यानी जीनोगेमी को बढ़ावा दे देगा आपके पास में। ऑलराइट, तो स्वबंधीयता आनुवांशिक बाधा की वजह से आपके पास में क्या हो रहा है, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र को के ऊपर अंकुरित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्वबंधीयता। तो वो कौन से परागण को बढ़ावा देता है, फिर जीनोगेमी को, यानी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग, यहाँ पे आपके पास में वो है असंग जनन को परिभाषित कीजिए। एक लाइन की परिभाषा अपने पास में यहाँ पे, बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं, यानी एपोमिक्सिस कहते हैं। ऑलराइट, ये डेफिनेशन याद रखनी है आपके पास में इसके अंदर। ये जनन की विशिष्ट विधियां हैं, जनन की विशिष्ट विधियां दो होती है, असंग जनन और बहुभ्रूणता। तो बिना निषेचन के सीड के निर्माण की प्रक्रिया जो आपके पास में वो एपोमिक्सिस है, यानी कि असंग जनन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण लंबी अवधि तक जीवाश्म के रूप में परिरक्षित पाए जाते हैं, यह किस पदार्थ के कारण होता है, ये स्पोरोपोलिन के कारण होता है यार। ठीक है, जीवाश्म के रूप में संग्रहित हो रहे, ये किस वजह से हो रहा है आपके पास में, स्पोरोपोलिन के कारण हो रहा है। कि भैया स्पोरोपोलिन के कारण क्यों हो रहा है, रीजन क्या है इसका, स्पोरोपोलिन के कारण क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पोरोपोलिन आपके पास में सर्वाधिक ज्ञात कार्बनिक पदार्थ में से सबसे ज्यादा प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है, यानी मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस है आपके पास में। ठीक है, आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और चाहे कितना ही खारा पानी वगैरह कुछ भी हो, या उच्च ताप हो, ठीक है, उन सब के सामने स्पोरोपोलिन टिका रहेगा। ठीक है, झुकेगा नहीं ये साला। ठीक है ना, तो आपके पास में स्पोरोपोलिन सबके सामने टिक सकता है, इसलिए स्पोरोपोलिन तो डिग्रेड हो नहीं रहा। क्यों, क्योंकि कोई ऐसा एंजाइम बना ही नहीं है जो उसको डिग्रेड कर सके। तो अगर सालों बाद भी कोई परागकण मिलता है या मिल रहा है हमारे को जीवाश्म के रूप में, तो वो पड़ा किस वजह से, कैसे है वो पड़ा हुआ, स्पोरोपोलिन की वजह से। क्योंकि परागकण का बाह्य चोल कौन बनाता है आपके पास में, स्पोरोपोलिन बनाता है। समझ गए ना मेरी बात, स्पोरोपोलिन परागकण का क्या बनाता है आपके पास में, बाह्य चोल बनाता है। तो स्पोरोपोलिन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, उन्मिल परागणी पुष्प अनुन्मिल परागणी पुष्प में अंतर लिखिए। इसका है ना ज्यादा बेहतर होता है आप अंग्रेजी नाम याद रखना। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है आपके पास में याद करने में इसको आसानी है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। ये आपके पास में होता है क्लिस्टोगेमस। क्या होता है, क्लिस्टोगेमस। इसको बोलते हैं कैस्मोगेमस, और कई लोग इसको चेस्मोगेमस भी बोलते हैं, दोनों चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो ये आपके पास में आ रहा है, वो आ रहा है क्लिस्टोगेमस। ठीक है, इसको क्लिस्टोगेमस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपने पास में कैस्मोगेमस। मैं इसका इंग्लिश नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको याद करने में आसानी रहती है, क्योंकि अपने को बोर्ड के अंदर लिख के आना है, 1 नंबर का सवाल आएगा अपने पास में कि अनुन्मूल्य परागणी पुष्प क्या है। ऐसे पुष्प जो सदैव क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। क्या रहते हैं, सदैव बंद रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपके पास में क्लोज फ्लावर।
एक एक शब्द में बात करूं मैं आपके पास में तो क्या हो गया आपके पास में क्लोज फ्लावर। अब देखो क्लोज का स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हुआ, सी एल, ठीक है। और क्लिस्टो का भी स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हुआ, सी एल। इससे याद रहेगा, सी एल से सी एल मैच कर देना और आपके पास में क्या हो जाएगा, एक क्लोज फ्लावर है। और ये वाले जो होते हैं आपके पास में वो अन्य पुष्पों की तरह होते हैं, इनको बोलते हैं ओपन फ्लावर यानी कि खुले पुष्प। ऐसे क्लोज फ्लावर और ओपन फ्लावर, इसका मीनिंग क्या है आपके पास में, क्लोज फ्लावर ओपन फ्लावर का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपके पास में। क्लोज फ्लावर और ओपन फ्लावर का मीनिंग जो आपके पास में आ रहा है वो ये चीज है कि ये जो आपके पास में पुंकेसर है, ये आपके पास में क्या आ रहा है, स्त्री केसर आ रहा है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है आपके पास में। कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये आपके पास में एनसीईआरटी ने लैंग्वेज क्या लिखी है, ये ऐसे पुष्प जिनका आपके पास में स्त्री केसर और पुंकेसर अनावर्त नहीं होता है। साला गजब लिख दिया वर्ड इसने, अनावर्त नहीं होता है। अनावर्त का मीनिंग क्या होता है, अनावर्त मतलब जो ढका हुआ नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनकवर्ड को बोलते हैं अनावर्त। आवर्त मतलब जो ढका हुआ है। मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल की एनसीईआरटी ने लिखा कि यहाँ पे अनावर्त नहीं होता है, मतलब खुला नहीं है, अनावर्त नहीं है यानी खुला नहीं है, इसका मतलब क्या है, बंद है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अनावर्त नहीं होता अर्थात आवर्त होता है। आवर्त मतलब ढका हुआ होता है, समझ गए ना मेरी बात। आवर्त का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, ढका हुआ रहेगा, यानी कि ये आ गया अनावर्त नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है आपके पास में कि जो आपके पास में फ्लावर है, मान लीजिए ये आपके पास में फ्लावर है, इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर जो है वो आपके पास में आवर्त नहीं होते हैं। आवर्त का मतलब ढके हुए नहीं है, ठीक है, यानी अनावर्त है, मतलब घुमा रहा है शब्दों को। भाई इसके अंदर क्या लिखा, अनावर्त नहीं होता है, क्लिस्टोगैमिस के अंदर अनावर्त नहीं होता है अर्थात आवर्त होता है। अब इसमें लिखा आवर्त नहीं होता है, इसका मतलब अनावर्त होता है यानी कि खुला होता है ये, ठीक है। ये चीज है। एग्जाम्पल के अंदर अपने पास में आता है, जैसे वायोला आ गया, कोमेलिनिया आ गया, आपके पास में ये एग्जाम्पल है। लेकिन वायोला, कोमेलिनिया, एक्जेलिस जो अपने पास में प्लांट है, इसमें दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। जब आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा। तो वायोला, कोमेलिनिया वगैरह जो आपके पास में मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, उसमें दोनों प्रकार के पुष्प मिलते हैं, कैज्मोगेमस भी मिलता है और क्लिस्टोगेमस भी मिलता है। जो कैज्मोगेमस होता है आपके पास में, यानी खुले पुष्प होते हैं, वो ऊपर होते हैं यानी कि भूमि की सतह के ऊपर है, ठीक है। और भूमिगत जो है आपके पास में वो कौन सा है आपके पास में, क्लिस्टोगेमस है, ठीक है। क्लिस्टोगेमस यानी कि आपके पास बंद फ्लावर है, ठीक है ना, वो कहाँ है, भूमिगत है। और आपके पास में जो कैज्मो है वो कहाँ है आपके पास में, भूमि से ऊपर है। यानी मैं कह रहा हूँ आपके पास में कोमेलिनिया वगैरह या ये जो आपके पास में प्लांट है, उनमें आपके पास में दोनों तरह के फूल मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो नीचे मिल रहे हैं आपके पास में फ्लावर, वो आपके पास में बंद वाले, और ऊपर मिल रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, वो आपके पास में कौन से हैं, खुले वाले हैं, ठीक है। और जो क्लिस्टोगैमिस होता है आपके पास में, ये क्लिस्टोगैमिस फ्लावर है आपके पास में, इसमें कलिका अवस्था में, मोस्टली कलिका अवस्था यानी बडिंग अवस्था के अंदर ही क्या होता है आपके पास में, परागण हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखने का है इसके अंदर आपके पास में पॉइंट। तो ये था अपने पास में कैज्मो और क्लिस्टोगैमस के अंदर डिफरेंसेस। नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन, पुष्पीय पात्रों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता क्या होती है। एक शब्द का आंसर है सूत्र गुणिता भ्रूणपोष की क्या रहेगी आपके पास में, यहाँ पे 3n रहेगी, यानी कि त्रिगुणित रहेगा भ्रूणपोष। पुष्पीय पादप मतलब आवर्तबीजी पादप, आवर्तबीजी पादप में भ्रूणपोष कैसा रहेगा आपके पास में, 3n रहेगा, यानी त्रिगुणित रहेगा। क्यों रहेगा भ्रूणपोष त्रिगुणित, क्योंकि केंद्रीय कोशिका के दो आपके पास में ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक का केंद्रक, दोनों आपके पास में मुस्कुराने लग गए यानी संलयित हो रहे हैं। तो मुस्कुराने लग गए तो आपके पास में 3 केंद्रकों का संलयन हो गया। तो ये भी एन था, ये भी एन था, ये भी एन था, तीनों मिले तो आपके पास में एक केंद्रक बना आपके पास में, ठीक है। और एक केंद्रक बना तो उसका नाम था पीईएन। पीईएन आपके पास में कैसा है, 3n है। और इसी पीईएन से आपके पास में क्या बन रहा था, भ्रूणपोष, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में जाके देख लेना। एकदम सिंपल सा आंसर है आपके पास में, इसका आंसर क्या है आपके पास में, 3n है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन बोलता हूँ, उसका आप आंसर ड्रॉप कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर अभी, कि आपके पास में क्या है, कि एक आपके पास में आवर्त बीजी, ठीक है, आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म, जो आपके पास में प्लांट है, ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसकी आपके पास में जड़ यानी रूट है। रूट के अंदर आपके पास में 12 गुणसूत्र है। कितने गुणसूत्र आपके पास में, 12 गुणसूत्र है, ठीक है। तो इसके भ्रूणपोष में यानी एंडोस्पर्म में, यानी ये वाला जो शब्द दिख रहा है, इसमें कितने गुणसूत्र होंगे,
ये आपको बताना है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास में कि अगर आपके पास में मैं कह रहा हूं कि जो आवर्त बीजी अपने पास में पादप है, ठीक है, आवर्त बीजी पादप है बेटा, आवर्त बीजी पादप की जो जड़ है, रूट है, रूट में आपके पास में जो है 12 गुणसूत्र है, ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया। और उसके बाद में बोल रहा हूं आपके पास में, आप इस क्वेश्चन को आधार मान लीजिए और बताइए कि पाइनस, पाइनस के भ्रूणपोष में आपके पास में जो है कितने गुणसूत्र होंगे, ये बताने का आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक सवाल है, जिसमें मैंने आपको एक दिया, आवर्त बीजी पादप के रूट के अंदर 12 क्रोमोसोम है, तो पाइनस के भ्रूणपोष में आपको गुणसूत्र की संख्या बतानी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। यहाँ पे विम्पूसन किसे कहते हैं, ठीक है, विम्पूसन किसे कहते हैं, ये अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इमैस्कुलेशन क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आपके पास में क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब उभयलिंगी आपके पास में क्या है, पुष्प है, ठीक है, ये रहा उभयलिंगी पुष्प, जिसमें आपके पास में ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका यानी अंडाशय, ये स्त्री केसर आ गया, और ये आपके पास में कौन आ गया, यहाँ पे पुंकेसर आ गया, ठीक है, स्त्री केसर आ गया, और कौन आ गया आपके पास में, पुंकेसर आ गया है, ठीक है। अब इस पराग कोश जो आपको दिख रहा है, इस पराग कोश के परिपक्व होने से पहले, परिपक्व हो गया ना तो हो सकता है ब्लास्ट हो जाएगा यार, ठीक है, तो परिपक्व होने से पहले, पराग कोश के परिपक्व होने से पहले आप इसको, पराग कोश को चिमटे की सहायता से यानी फॉर्सेप की मदद से आप इसको यहां से रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए आपके पास में, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विम्पूसन कहलाती है। यानी कि उभयलिंगी पुष्प में पराग कोश के परिपक्व होने से पूर्व पराग कोश को चिमटे की सहायता से हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके पास में, विम्पूसन कहलाती है। क्या कहलाती है आपके पास में, विम्पूसन कहलाती है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ से इस पराग कोश को निकाल दिया, तो अब मेरे पास में जो पुष्प बचा है उसमें सिर्फ मेरे पास में मुख्य रूप से मादा जनन वाला भाग ही शेष रहा है, नर वाला हमने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, ये चीज है। तो ये प्रक्रिया अपने पास में क्या है, विम्पूसन। डेफिनेशन एकदम सिंपल सी आपके पास में, डेफिनेशन आपके पास में क्या कह रही है कि परागकोश के परिपक्व होने से पहले चिमटे की सहायता से आप उसे हटा दीजिए, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, विम्पूसन कहते हैं। और किस में हटाना है आपका से, किस में लागू करना अपने को, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर यानी उभयलिंगी पुष्प के अंदर। ऐसा अपन लोग आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए भी करते हैं, मेंडल ने भी किया हुआ था, ठीक है, ये चीज होती है विम्पूसन की परिभाषा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास में ये है कि परिपक्व परागकण जो है वो आपके पास में, परिपक्व परागकण जो है वो कितनी कोशिका का होता है, कितनी सेल का होता है, कौन कौन सी सेल पाई जाती है, यानी कि मैच्योर पॉलन ग्रेन आप किसे कहेंगे, कहने का मतलब। एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद जो है, इसमें आपके पास में कितनी सेल मिलती है या कितनी सेल का होता है, या परिपक्व नर युग्मकोद्भिद आप किसे कहेंगे, उसके बारे में जानकारी देनी है आपको। और अंतिम क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद जो है, अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद आप किसे कहेंगे, या इसमें आपके पास में कितनी सेल मिलती है और कौन कौन सी मिलती है, ये आंसर देने का है। यानी मैच्योर पॉलन ग्रेन, परिपक्व परागकण जो है आपके पास में वो कितनी कोशिका का होता है या क्या होता है वो बताना है, ठीक है। परिपक्व नर युग्मकोद्भिद क्या होता है वो बताना है आपको, ठीक है। और परिपक्व अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट्स, राइट। तो मैंने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के 2 वीडियो बना दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा सेकंड पार्ट है, इससे पहले मैंने एक फर्स्ट पार्ट भी बना दिया है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि तमाम उन बोर्ड के क्वेश्चंस को कवर कर लूँ जो आपके लिए फायदेमंद रहे बोर्ड के नज़रिए से, ताकि आपके क्वेश्चन जो पेपर है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे नए चैप्टर के साथ में मिलूंगा हिंदी मीडियम के अंदर, ठीक है। तो आप लोग
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में। और आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट आपके पास में जब भी क्लास में आऊँगा, जब डेफिनेटली मैं उसके ऊपर बात करूँगा। भले ही आप अभी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। हो सकता है कोई वीडियो बाद में देखे तो बाद में कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करे, तो मैं बाद में भी उसके ऊपर लुकआउट करूँगा और बिल्कुल आपको जो वाजिब होगा वो आंसर बिल्कुल दूंगा आपको। ठीक है, उससे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप फैला दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।